तो पिछली क्लास में हमने क्या किया? पिछली क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था मनी एंड बैंकिंग। मनी हमने पढ़ा क्या होता है सौम्या, मनी क्या होती है, पैसा क्या होता है, पैसा, पैसा क्या होता है बताओ, व्हाट इज मनी? देव आप बताओ व्हाट इज मनी। ऑडियो ऑन रखो अपना दोनों। जो हमारी ट्रांजैक्शंस कर ले डे टू डे। हाँ, तो हमने कहा क्या मनी भाई कोई भी वो चीज है जो जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन और एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो हमने कहा था मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट्स। अपने उधारों को चुकाने के लिए भी जो चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो मनी ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि भाई बार्टर के कुछ ड्रॉबैक्स थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था? बार्टर सिस्टम का एक और नाम होता है, क्या होता है? कमोडिटी फॉर, क्या नाम होता है उसका? बार्टर सिस्टम जिस इकोनॉमी में फॉलो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बताओ देव, नोट्स पढ़े हैं ना? कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज। एग्जैक्टली, कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को देव बताओ कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के, क्या क्या लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की? सर ये था कि चारों जैसे जो पॉइंट्स आपने बताओ बताया, जल्दी से। हाँ, मैं बताऊं? एक नहीं तो पहले उसमें ये देव था जैसे, बताएगा। एक वो था कि जैसे अगर मिल्क और हॉर्स वाला एग्जांपल जो दिया था कि उसमें हम्म, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दोनों के बीच में हम, अगर मनी नहीं है तो। डिस्टिंग्विश नहीं था, वो ये था कि जब हमने कहा था कि हॉर्स को वन वन एंड हाफ हॉर्स वाला, वही वाला ना? हाँ हाँ वो हाँ हाँ, तो ऐड नहीं दैट कर वाज लैक सकते। ऑफ डिविजिबिलिटी। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, तुम हॉर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी यूटिलिटी खराब करे बिना। सौम्या बाकी बताओ, मेन मेन और थे हमारे। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मतलब एक ही टाइम पे साइमल्टेनियस एक ही टाइम फुलफिलमेंट पे, ऑफ। हाँ हाँ, हाँ, कि जो बोलो। हमें चाहिए वो नहीं मिलता। और कॉमन मेजर वैल्यू, हम वैल्यू नहीं बना पाते। हाँ, और लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब वैल्यू नहीं बना पाते, नहीं, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब मिल्क लीटर में है, मिल्क लीटर में है ना, हाँ, मिल्क और लीटर में है, क्लोथ क्लोथ मीटर में मीटर है। में। तो सबको एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं होती हमारे पास, है ना? उसके बाद हमने कहा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम अपनी जो आज की हमारी एक्सेस अर्निंग्स है हम उसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क ऑफ स्पॉइलेज रहता है एंड एक्सेसिव कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक और हमने किया था क्या, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। हम लोन ले और लोन नहीं दे सकते किसी को, क्यों? क्योंकि हो सकता है जो चीजें हम उसको देने के लिए कह रहे हैं आने वाले कुछ टाइम तक वो चीज उसको सिर्फ आज चाहिए और बाद में नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छे से साथ साथ हाँ ना बोलते रहना, मैंने पिछली बार बता दिया, बिल्कुल चुप नहीं रहना, ठीक है? हाँ, हाँ ओके, तो फिर हमने कहा कि भाई मनी ने आके ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और एक गाना बनाया था, वो क्या था? मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर, आगे, मीडियम मेजर स्टैंडर्ड मीडियम एंड मेजर स्टोर, स्टैंडर्ड एंड श्योर। स्टोर। है ना? तो मनी इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मनी को तुम स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको तुम सेव करके भी रख सकते हो, एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, क्योंकि मनी है, इसी वजह से बैंकिंग का, लेंडिंग बोरोइंग का सिस्टम चल पा रहा है। ठीक है, तो अब गाइस जब हम बात करते हैं ना मनी की, तो दो तरह की मनी होती है जो हमारी आती हैं। अब मुझे देव ये बताओ, अगर तुम्हारी शॉप है, ठीक है, और तुम्हारी शॉप पर मैं आया, तुम्हारी मान लो डेयरी की शॉप है, अब मैं तुम्हारी शॉप पर आया पनीर लेने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं देव के पास जाऊं पनीर लेने के लिए, ठीक है, अब, या फिर चीज लेने के लिए, और मैंने अगर दिए जो भी है, लेट से तुमने मेरे को मैंने तुम्हें दिए कितने रुपीज, 100 दिए, क्या तुम्हें राइट है कि भाई तुम मेरे को बोल दो मैं रुपीज नहीं ले रहा, मैं डॉलर में पेमेंट लूंगा? बताओ, क्या तुम्हें ये राइट है? नहीं। सौम्य, क्या दुकानदार चाहे तो ये बोल सकता है कि मैं रुपीज में नहीं, मैं डॉलर में पेमेंट लूंगा? हाँ, बोल सकता है। बोल सकता है, मतलब तुम कह रहे हो कि देव यहाँ पर ये बोल सकता है कि भाई मैं रुपीज में नहीं डॉलर में पेमेंट लूंगा, है ना? तो सौम्या ये बिल्कुल गलत जवाब है। ठीक है, इंडिया में रहते हुए हमारी इंडिया की करेंसी को जो हम हमारी
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी ने जिस करेंसी को बोला हुआ है कि हमारी कंट्री की करेंसी है, उसको एक्सेप्ट करने से कोई भी मना नहीं कर सकता। ठीक है सौम्या? ठीक है? हाँ। ठीक है, तो जो भी हमारी कंट्री की करेंसी है, उस करेंसी को इस लेने से कभी भी कोई भी इंसान मना नहीं कर सकता। क्यों नहीं मना कर सकता? तो मैंने क्या बोला, nobody, so I'm saying, what I'm saying, nobody can deny accepting करेंसी। ये करेंसी किसने इशू करी है? किसने इशू करी है ये करेंसी? आरबीआई। हाँ, आरबीआई। आरबीआई आरबीआई। हमारी कंट्री का क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है सौम्या, आरबीआई हमारी कंट्री की क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको सारे राइट्स हैं हमारी कंट्री में मनी से रिलेटेड सारे डिसीजंस लेने के। ठीक है सौम्या, इतनी बात समझ में आई? दोबारा बता दो। मैंने ये बोला सौम्या कि हमारे कहाँ से, मैं शुरू से बोलता हूँ। मैंने कहा कि कोई भी इंसान हमारी कंट्री में रुपीज एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी कंट्री की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो मनी से रिलेटेड सारे बड़े डिसीजंस लेती है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सहमति के साथ रुपीस को हमारे देश की करेंसी बनाया है, और इस वजह से कोई भी इंसान इस रुपीस की करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है सौम्या? हाँ, आ गया। ठीक है ना? तो हमने कहा nobody can deny accepting currency issued by the monetary authority। ठीक है, अब हमारी कंट्री, ये मैंने जनरल बनाया। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा लिए क्या है? रुपीज, है ना? अगर हम यूएसए की बात करें, उनके लिए क्या है? डॉलर, है ना? हमारे लिए जो करेंसी हम मना नहीं कर सकते एक्सेप्ट करने से हमारे इंडिया में, वो क्या है? रुपीज। यूएसए के अंदर कौन सी करेंसी मना नहीं कर सकता कोई इंसान? वो है डॉलर। 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 हमारे यहाँ जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम। हमारे सारे के सारे जो नोट्स हैं उनके ऊपर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, है ना सौम्या? है ना? हाँ या ना बोलते रहा करो। सौम्या कहाँ चले गए? ठीक है, यस तो सर। देव, हाँ तो देव, इसी तरह से यूएसए के अंदर हमारी जो करेंसी होती है वो क्या होती है? डॉलर। और हमारे यहाँ पे जैसे आरबीआई है, वहां पे क्या होता है? फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, और उस सेंट्रल बैंक को, हर कंट्री का ही एक सेंट्रल बैंक होता है, एंड उस सेंट्रल बैंक को ही हम, हाँ, उस सेंट्रल बैंक को ही हम क्या कहते हैं? हम मॉनेटरी अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ। ऐसी जो करेंसी होती है जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इट हैज बीन इशूड ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इट हैज बीन इशूड ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं क्या? लीगल टेंडर मनी। इसको हम क्या कहते हैं? लीगल टेंडर मनी। इतनी बात समझ में आई? हम इस मनी को क्या कहते हैं देव? टेंडर मनी। सौम्या क्या कहते हैं हम इसको? सौम्या क्या कहते हैं हम इसको? ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आप बिल्कुल जवाब नहीं दोगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो 1 घंटे में कैसे क्लास खत्म करूंगा मैं? क्या? आपका कहाँ पे ध्यान है सौम्या? आप कुछ और काम कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? सर वो नेट सही से नहीं चल रहा।
नेट सही से नहीं चल रहा। ओके चलो ठीक है, ये करते हैं। अब आपको नेट सही से नहीं चल रहा तो इसके लिए बताइए क्या करा जाए। आपको रिकॉर्डिंग दे दूं मैं इसकी क्लास के नहीं बाद नहीं, में? मुझे बस सेकंड पॉइंट समझा दो। वो तो मैं अभी कर रहा हूँ, बट ऐसे कैसे काम चलेगा? पर चलो चल हाँ ठीक है। तो जाएगा। हमने कहा हाँ, नहीं तो मैंने जो क्लास है ना, ये क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? मेरे को याद दिला देना। देखना आपका काम है, सपोर्ट पूरा हम कर रहे हैं अब। ठीक है, अब अगर नहीं होता तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। हाँ ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि लीगल टेंडर मनी क्या है? वो करेंसी जो मॉनेटरी अथॉरिटी ने, हमारी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी ने इशू करी है, किसके ऑर्डर पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर, ठीक है? और ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओवाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसी मनी को हम क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं हम इसको? लीगल टेंडर मनी। अगर हम इसको लेने से मना करते हैं, अगर हम इसको लेने से मना करते हैं तो वो एक अपराध है, ठीक है गाइस? तो वो क्या है? वो एक क्या है देव? वो अगर हम इसको अपराध। लेने से मना करते हैं तो वो एक अपराध है, और इसके लिए हमें दंड मिल सकता है, ठीक है? सो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द लीगल टेंडर मनी इज एन ऑफेंस, एंड इसके लिए हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो समझ में आया लीगल टेंडर मनी क्या होता है? ठीक है, तो हाँ। अगर मैं लीगल टेंडर मनी की बात करूं तो सिंपली क्या हो गया? लीगल टेंडर मनी का मतलब हो गया नोट्स एंड कॉइन्स। इसका सिंपली मतलब क्या हो गया? नोट्स एंड कॉइन्स कॉइन्स। ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री, जिस भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके। हाँ। अच्छा, एक वर्ड होता है फिएट। गाड़ी होती है ना फिएट, तो हम्म। इस फिएट वर्ड का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? फिएट का मतलब पता है? बताओ 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 बताओ। सौम्या, देव, नहीं पता? मुझे भी नहीं पता नहीं। था, ठीक है? सो फिएट का मतलब होता है अथॉरिटी। फिएट का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी। किसी की ऑथराइजेशन, कोई फॉर्मल पर्सन की ऑथराइजेशन, मतलब, इसकी फुल ठीक है? फॉर्म? इंस्टीट्यूट किसकी? फिएट ये एक वर्ड है, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये फिएट है, FIAT, नॉर्मल वर्ड है ये, ठीक है? नॉर्मल वर्ड है ये फिएट। जो का मतलब होता है गाइस, फिएट का मतलब होता है अथॉरिटी। किसी की अथॉरिटी पे कोई काम करना। लेट्स से कि भाई इंस्टीट्यूट में एक टीचर है, उसके अंडर दूसरा टीचर है, ठीक है? या फिर छोड़ो, आप स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूँ, मेरे कहने पर आप कुछ काम कर रहे हो, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या फायदा, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मेरी अथॉरिटी इस्तेमाल हो रही है। तो अथॉरिटी के लिए वर्ड यूज होता है क्या? फिएट, ठीक है? देव, सौम्या, हाँ। ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मनी है, ये जो मनी है, एक्चुअली में तो मनी क्या है? एक कागज का टुकड़ा है। एक्चुअली में तो मनी क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, राइट? अब तुम उस मनी को तुम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? मुझे बताओ। कहने को तो मनी क्या है? कागज का टुकड़ा है ना, बट तुम उस मनी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? किसके कहने पर दे रहे हो इतनी इंपॉर्टेंस? तुम गवर्नमेंट। तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो बिकॉज गवर्नमेंट और हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कह रहा है कि भाई ये जो कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा वो चीज है जिसको देकर तुम दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो, है ना? ठीक है, तो ये हाँ। जो हम इसको एक ये पीस ऑफ पेपर को हम एक्सचेंज मैकेनिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अलोंग विद द RBI। दैट्स व्हाई लीगल टेंडर मनी को हम क्या और क्या कहते हैं? वी आल्सो कॉल्ड एज फिएट मनी। इसको हम और क्या बोलते हैं? फिएट मनी। याद रहेगा अच्छे से, ठीक हाँ। है? तो अच्छा गाइस, मेरे को एक बात बताओ, ठीक है? हमारी दूसरी क्लास है, ज्यादा अच्छा क्या होता है? तो मैं तुम्हें पहले ये लीगल टेंडर मनी करके और फिर ये ऐसे पढ़ाने लग जाऊं, या फिर इस तरह से पढ़ाऊं, पहले ये समझा के और फिर उसका नाम बताऊं? मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह याद ज्यादा रहती है चीज।
है ना, मतलब क्योंकि देखो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, पहले हेडिंग लिख दूंगा, हेडिंग बाद में लिखने की जगह हमें हाँ उसको जो कंटेंट है ना उससे लिंक करना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि फिएट मनी कौन सी है। अभी क्या है, दूसरा एक और नाम आएगा किसी और चीज का, तब तुम कंफ्यूज हो जाते हो, बट अब कंफ्यूज नहीं होगे। फिएट का मतलब याद रखना है, फिएट का मतलब अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी की बात आ गई तो मतलब आरबीआई की अथॉरिटी और गवर्नमेंट की अथॉरिटी से जिस कागज के टुकड़े को तुम पैसा मान रहे हो, दैट्स वाई उस पैसे को तुम फिएट मनी भी बोल रहे हो, राइट। तो अपनी बुक पीएड के अपने नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे पीएड के नीचे ये लिखा है, ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन। ऑफ फॉर्मल पर्सन, ओके, हम राइट। लिख लें तो ये? मैं तुम्हें क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ इसको, तो हाँ तुम्हें मैं जो लिखवा रहा हूँ वैसे लिखो। तो अब हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी, KINDS, ये काइंड्स नहीं ऑफ लिखना? मनी। मैं बताता हूँ ना, तब लिखना काइंड्स ऑफ मनी। काइंड्स ऑफ मनी के अंदर हेडिंग डालो लीगल टेंडर मनी। काइंड्स ऑफ मनी में हेडिंग डालो लीगल टेंडर मनी। अब इसके अंदर लिखो लीगल टेंडर मनी इज द मनी, लीगल टेंडर मनी इज द मनी which is officially issued by, which is officially issued by monetary authority, which is officially issued by monetary authority, or which is officially issued by monetary authority or government of any country, government of the respective country। इसके बाद फुल स्टॉप डाल देना, government of the respective country। इसके आगे लिखो फुल स्टॉप। it means notes and coins, it means currency notes लिख लो, it means currency notes and coins, it means currency notes and coins which are issued by the monetary authority, which are issued by the monetary authority cannot be refused by, cannot be refused by any citizen of the country, by any citizen of the country for settling, for settling, SETTLING, for settling any transaction, for settling any transaction। It is also called as, it is also called as fiat money, it is also called as fiat money because it is used as, because it is used as medium of exchange, because it is used as medium of exchange on orders of, on orders of government of the country, government of the country। एक्सचेंज के बाद लाइन रिपीट करो एक बार।
because it is used as medium of exchange. अरे पूरी लाइन मैंने क्या बोली थी, सेंटेंस, क्योंकि अब मैं देख के थोड़ी ना बोल रहा हूँ, याद कर रहा है ना. इट इज ऑल्सो It कॉल्ड is- एज द फिएट मनी बिकॉज it is used It as is- the medium of exchange on orders of government of the country. ठीक है. हाँ. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक दुकान वाले के पास जाऊं और मैं उसको कहूं कि भाई मैं को दूध खरीद रहा हूँ, ठीक है, 50 रुपए. उसने कहा सर 50 रुपए हो गए. मैंने कहा ठीक है, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड, इससे स्वाइप कर लो. क्या वो मुझे मना कर सकता है क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से? क्या वो बोल सकता है कि सर क्रेडिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड? बताओ, बोल सकता है वो क्रेडिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड? बताओ. हाँ शायद बोल सकता है. हाँ शायद. ठीक है, तो मतलब हाँ लूंगा मैं इसको. देव आप बताओ, क्या वो बोल सकता है? फिर दोबारा बताना क्या. अगर मैं एक दूध खरीदने गया 50 रुपए का, क्या दूध वाला ये बोल सकता है कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लूंगा? बोल सकता है. बोल सकता है. अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं ट्यूशन की फीस, अगर आप कहो कि आप ट्यूशन की फीस चेक से दोगे, क्या मैं या सुरेंद्र सर मना कर सकते हैं कि हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे? हाँ, नहीं. नहीं. क्यों नहीं कह सकते हैं भाई? ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? जिस तरह से क्रेडिट कार्ड है. अच्छा एक बात बताओ. अभी जो मैं दूध वाले की दुकान का एग्जांपल लिया, अगर मैं उसी के अंदर तुम्हें बोलता, अच्छा बताओ क्या दूध वाला बोल सकता है मैं चेक से नहीं लूंगा पैसे? बताओ. हाँ बोल सकता है. बोल सकता है. मतलब दूध वाले को राइट है, हमें राइट नहीं है. हाँ, दूध वाला बोल सकता है कि मेरे को चेक से पेमेंट नहीं चाहिए, बट ट्यूशन वाला नहीं बोल सकता. तो देखो, चेक हो क्रेडिट कार्ड हो, हमेशा सामने वाले की मर्जी होती है कि वो चाहता है वैसे पेमेंट लेना या नहीं चाहता. अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट ने कंपलसरी बनाया हुआ है कि भाई इतने हजार से ऊपर की ट्रांजैक्शन तुम्हें कैश से नहीं करनी. अदरवाइज हमारी मर्जी है कि हम चेक से, क्रेडिट कार्ड से किसी की पेमेंट ले या ना ले. 11th क्लास में अकाउंट्स में एक चैप्टर करा आप लोगों ने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा था. हाँ किया था. क्या एक सोल प्रोप्राइटर दूसरे को, ठीक है, मतलब जिससे हम गुड्स खरीद रहे थे, क्या कंपलसरी होता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज से पैसा सामान देना? बताओ. नहीं ना, कंपलसरी नहीं होता ना. वो तो मर्जी होती है ना कि हम किसी को उधार पे सामान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते. ये बहुत डिस्टरबेंस आ रही है. ये किसके यहाँ से आ रही है? आई गेस देव के यहाँ से आ रही है ये. हाँ. सो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, मैं कह सकता हूं कि हैं तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ मनी, है तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ मनी, बट इनकी नॉन एक्सेप्टेंस कोई ऑफेंस नहीं है, इनकी नॉन एक्सेप्टेंस कोई गुनाह नहीं है. राइट. अगर मैं ये सबकी बात करूं, ठीक है, ये सारे, ऑल दीज आर यूज्ड एज medium of exchange on the basis of trust that issuer commands. तो मैं एक बात बताओ, अगर आपको पता है कि आप अगर आपको पता है कि मैं आपको जो चेक देने वाला हूं, मतलब आपको ये पता है कि भाई मैं कंगला इंसान हूं, मेरे बैंक में 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है, तो क्या आप मेरे से कोई भी पेमेंट चेक से लोगे? बताओ. नहीं.
देव आप लोगे मेरे से कोई भी पेमेंट चेक से, अगर मैं कह दूं कि मैं पूरा कर लाऊं, अगर आप पे पता हो कि नहीं भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं, आप ये नहीं चेक से पेमेंट सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि जो चेक दे रहा है आपको, यानी कि मैं, आपको उस इंसान पर विश्वास है ना। हाँ एक सोल प्रोप्राइटर दूसरे को बीआरबीपी की ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पर सामान दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको दूसरे, जिसने उसको बिल लिख कर दिया है, जो ड्रॉअर है बिल का, मतलब जो इंसान उधार पे सामान खरीद रहा है, ड्रॉअर वही होता है ना जो उधार पे सामान खरीद रहा है, तो जो उधार पे सामान खरीद रहा है, जो बिल बना रहा है, उसके ऊपर विश्वास है, इस वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल हो रहा है। क्रेडिट कार्ड बैंक ने उस कंपनी को बना, उस बैंक ने उस बंदे को बना के दिया जिस पर विश्वास है कि उस, वो जो बंदा है, ठीक है, वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देगा, है ना। हाँ ऐसी जो मनी होती है सारी, ऐसी मनी को हम बोलते हैं क्या? फिड्यूशरी मनी। इसको हम क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी मनी, वही राइट। तो फिड्यूशरी जो वर्ड है ना, फिड्यूशरी वर्ड यहीं पर ही आता है, ठीक है। फिड्यूशरी समथिंग मतलब जो एक्चुअली में काम तो वही कर रही है बट एग्जैक्टली मनी नहीं है, ठीक है। काम पैसे का ही कर रही है बट एक्चुअली में पैसा नहीं है, ठीक है। समझ में आई ये बात? हाँ तो अब हेडिंग डाल लो इसी के अंदर, सेकंड फिड्यूशरी मनी। पहली हेडिंग डाली लीगल टेंडर मनी, अब हेडिंग डालो फिड्यूशरी मनी। ठीक है। फिड्यूशरी मनी का एक और नाम होता है क्या? ऑप्शनल मनी। इसका एक और क्या नाम होता है? सर ऑप्शनल मनी। हाँ जी सौम्या। सर आपने जो पिछला टॉपिक करवाया लीगल टेंडर ऑफ मनी, उसमें जो पॉइंट्स लीगल थे वो टेंडर ज्यादा मनी, सही थे। उसमें जो पॉइंट्स थे वो, मतलब इजी था, मतलब याद करना पड़ना, नोट्स है ना ये तो। मैं समझा नहीं, मतलब क्या बोल रहे हो आप सौम्या? वो मैंने सारे पॉइंट्स इस पैराग्राफ में हो गए। जो उसके अंदर, हाँ वो सब कुछ हो गया, टेंशन मत लो। जो नोट्स के अंदर दिया हुआ है ना, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें ही यहाँ पर हो रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ी बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस आता है, तो जो चीजें दूसरी लैंग्वेज से लिखवाने वाली हैं वो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। जैसे पिछली बार लैक ऑफ डिविजिबिलिटी वाला पॉइंट लिखवाया था अच्छे से, है ना। हम्म है ना। तो लैंग्वेज जो है ना, देखो लैंग्वेज कोई इशू नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना। लैंग्वेज जितनी सिंपल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन है उनको पार्ट्स में याद कैसे करना है, ठीक है। और वो जितना मेरे से इंटरेक्ट करोगे, पूछोगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, तभी हो पाएगा। एक तो यार आप लोगों की क्लास लेते एक तो बड़ा अजीब वैसे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने मना कर दिया कि भैया वीडियोस ऑन करनी नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है ठीक है। तो और वो दूसरा मेरे से सुरेंद्र सर पूछो, ने बोला कॉल था करो, वो। चलो वो ठीक है। अब मतलब वो कोई नहीं, हमारी 11th में तो देखो हम, एक तो यहाँ पे बच्चे दो हैं, 11th में मैं बता रहा हूँ 7 बच्चे हैं, और लग रहा होता है कि एक्चुअली में क्लास चल रही है। अब यहाँ पे एक तो हो 2 बच्चे, फिर कभी कभी नेटवर्क का इशू आ रहा है ना। सो हम्म स्टिल मेरे साथ बात करते रहो, पूछते रहो, बोलते रहो ना, तो मेरे को लगेगा कि कुछ हो रहा है। और कुछ भी डाउट है, नोट्स पढ़ो तो मेरे को कॉल करके पूछो मेरे से, ठीक है। बट नोट्स की जो लैंग्वेज आपको मिलेगी, इससे आसान लैंग्वेज आपको नहीं मिलने वाली किसी भी बुक के अंदर। नहीं, जो आप जैसे बोर्ड पे लिखा था पिछला टॉपिक, 5-6 पॉइंट्स बना दिए वो, थे, हम हाँ वो भी वो नोट चीजें, कर सकते हैं। वो भी कर लेना, नोट कर लेना, बट द थिंग इज उसको उस तरह से लिख के मत आना, लाइक दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग। अब याद करने के वो लिए अगर लिखना है ना समझने तो का लिखो, है ना कि क्या राइट। क्या था इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, उसके लिए लिखो, बिल्कुल उसके लिए लिखो। ओके। तो हम्म हमने कहा क्या, फिड्यूशरी मनी जो है, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये सारी की सारी हैं। हम कहते हैं ये सबको हम मनी इसलिए मानते हैं बिकॉज ये सारी की सारी किस बेसिस पे होती है? उस ट्रस्ट के बेसिस पर जो इशूअर कमांड करता है। मतलब मैं जो चेक लिख रहा हूँ, मुझ पर कितना विश्वास है सामने वाले बंदे को, मतलब मैं कितना विश्वास के लायक इंसान हूँ, उस बेसिस के ऊपर कोई मेरे को अलाउ करेगा चेक से पेमेंट करने के लिए या नहीं, राइट। सो फिड्यूशरी मनी के अंदर हम कह सकते हैं क्या, कि फिड्यूशरी मनी एक ऐसी नॉन लीगल टेंडर मनी है
अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्या है, एक नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है, वो which is used as the medium of exchange, which is used as the medium of exchange on the basis of trust that issuer commands. तो तुम यही लिख सकते हो कि fiduciary money is that non legal tender money, लिख लो, is that non legal tender money which is, आगे यहाँ से, ठीक है, जल्दी से लिखो और फिर मुझे बताना। हम 2 डेफिनेशन हुई है हमारी सिर्फ और सिर्फ अभी आज पूरी क्लास में। लिख लिया? हाँ। एग्जाम्पल भी लिख लो उसके आगे जो लिखे हुए हैं। क्रेडिट कार्ड्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं होगा इसमें, डेबिट कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड होगा सिर्फ। इसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। तो इसमें इन शॉर्ट ये हुआ ना कि ये एक वो ट्रस्ट की बात है कि सामने वाले को हम पे ट्रस्ट है या नहीं है, नहीं है, तभी वो हमसे एग्जैक्ट लेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो भाई हम काम पूरा ये मनी का कर रहे हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, इसीलिए हमने कहा कि ये नॉन लीगल टेंडर मनी है। ये इंसान की इच्छा के ऊपर है, वो हमसे ऐसे पैसे लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, ठीक है। हाँ। ओके, चलो ये लिख लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज मनी खत्म करना है हमको, अगली बार बैंकिंग शुरू करना है। हमारा मनी सप्लाई। अब मेरे को जल्दी से बताओ सप्लाई से क्या समझ में आता है? सप्लाई, जब सप्लाई, मनी को नहीं, सिर्फ सप्लाई से प्रोडक्ट सप्लाई करना एक एरिया से दूसरे एरिया पे, मतलब वो तो ट्रांसपोर्ट करना भी बोल सकते हैं ना, है ना। सप्लाई का मतलब ऐसे तो हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर करना भी सप्लाई है ना, ये भी कह सकते हैं कहने को तो, गुड्स राइट। को तो देखो कंज्यूमर तक पहुंचाना। हाँ, अब देखो पता है चक्कर यही है, हमने माइक्रो पढ़ी 11th क्लास में, हमें लगा कि सप्लाई ना कोई ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यूअसली हो रही है ना। तो हमें सप्लाई एक ऐसा वर्ड लगता है क्या जो कॉन्टिन्यूअसली कुछ हो रहा है ना, कोई चीज आती जा रही है, वो क्या है, सप्लाई है। हमें ऐसा नहीं लगता कि सप्लाई कोई ऐसी चीज है जो रुकी हुई है। सप्लाई वर्ड देखते ही हमें ऐसा लगता है कि समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअसली हैपनिंग, समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअसली हैपनिंग, है ना, ऐसा कुछ लगता है हमें कि सप्लाई वर्ड देखते ही, राइट। बट चक्कर क्या है, हम जिस तरह प्रोडक्ट से के हम उसमें पढ़ते भी ना, थे हम कि हाँ वही, हमें क्या लगता था प्रोडक्ट्स के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स, कि प्रोडक्ट ठीक आ है। रहे हैं, सप्लाई ऑफ कस्टमर गुड्स का को जा रहे मतलब हैं। हाँ, यहाँ पर सप्लाई का मतलब हमारे लिए क्या होता था, मैन्युफैक्चर, है ना, मैन्युफैक्चर या फिर सेल, ये मतलब होता था हमारा इस यहाँ पर सप्लाई के केस में, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, राइट। अब जब हम बात करते हैं ना मनी सप्लाई की, जब हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो ये जो मतलब है ना सप्लाई का, ये आपको बिल्कुल भूलना पड़ेगा, ये आपको बिल्कुल भूलना पड़ेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं मनी मतलब सप्लाई की, माइक्रो तो का मनी, हाँ, जो हम माइक्रो में सप्लाई का मतलब समझते थे ना, मैन्युफैक्चर करना, पढ़ा था पूरा ठीक चैप्टर, है, वो चीजों भूल को गए। बेचना, हाँ पूरा चैप्टर नहीं भूलना, ठीक है। तो सप्लाई का माइक्रो के कंटेक्स्ट में जो मतलब होता है वो भूलना पड़ेगा। मैक्रो के अंदर जब हम सप्लाई की बात करते हैं, तो सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक। यहाँ पर सप्लाई का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है यहाँ पे सप्लाई का, बोलो। स्टॉक। यहाँ पर सप्लाई का मतलब होता है स्टॉक, एंड मनी सप्लाई मतलब स्टॉक ऑफ
मनी। मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है? स्टॉक ऑफ मनी। अब आप लोग मेरी नेशनल इनकम की पहली या दूसरी जो भी क्लास थी तो दोनों ही देख चुके हो, तो उसमें मैंने स्टॉक वर्ड का मतलब समझाया था अच्छे से क्या होता है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक एंड फ्लो, ये टॉपिक का नाम था, याद हो तो, स्टॉक एंड फ्लो। सो स्टॉक का क्या मतलब होता है बताओ? बताओ। वो तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल हाँ है। वही 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 स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल पूछ रहा हूँ। उस स्टॉक वेरिएबल का मतलब फ्लो बताओ क्या था? वेरिएबल मतलब स्टॉक इस वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, उस स्टॉक पर्टिकुलर लिखा है ना। टाइम के लिए एक टाइम। देखो ढंग से नहीं पढ़ा ना, रिवाइज करा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो 10 मार्क्स का चैप्टर है नेशनल इनकम। 18 वीडियोस बनाई है मैंने उसकी, इसलिए बनाई है, सिर्फ तुम लोगों के लिए ही बनाई है। ठीक है, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। मैं देखो सौम्या, मेरे को तुम दो पहले भी मिल चुके हो, 11th क्लास में 2 क्लासेस में, 12th में भी एक में। तुम्हें पता है कि मैं खुद बहुत फन लविंग हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहता कि एग्जाम पढ़ाई टेंशन बने। बट जिस तरह आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स 100 नंबर वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स 100 नंबर का सब्जेक्ट है। और अभी अगर आप स्टॉक का मतलब नहीं बता पा रहे ना उस वीडियो को देखने के बाद भी, इवन इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड इट, मैं कहूंगा तो भी बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो मेरा काम तो बताना है, बट अल्टीमेटली मेहनत आप लोगों को करनी है। सर पॉइंट में पता था। पॉइंट मैंने तो यार, मैंने तुमसे मतलब ही तो पूछा है, मैंने तो डेफिनेशन भी नहीं पूछी, मैं तो मतलब पूछ रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों से, तुम वो भी नहीं बता रहे हो। सर जो ठीक है, जैसे पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर पॉइंट करते हैं ऑफ उसे टाइम, स्टॉक टाइम। एग्जैक्टली। पॉइंट वर्ड जो था ना सौम्य, वो सबसे जरूरी है। एक पर्टिकुलर, एट और पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर ये तीनों वर्ड में से सौम्या एक भी चीज नहीं बोली ना, तो स्टॉक वेरिएबल का गलत कर दिया आपने आंसर। मेरी पूरी वीडियो में मैं बार बार पीछे पड़ा हुआ था, एट पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर होती है, वो क्या कहलाती है? स्टॉक कहलाती है। बैलेंस शीट का एग्जांपल मैंने दिया था, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट क्या है? स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? फ्लो। समथिंग विच हैज बीन मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो है फ्लो। एंड समथिंग जो मेजर होती है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या है? स्टॉक। ठीक है, तो जो हमारा मनी सप्लाई है वो हमारा कौन सा वेरिएबल है? वो है हमारा स्टॉक वेरिएबल। वो है हमारा क्या? स्टॉक स्टॉक वेरिएबल। वेरिएबल। तो क्या मैं कह सकता हूं मनी सप्लाई इज नथिंग बट नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, या फिर और इजी टर्म्स में बोलें, या नोट्स एंड कॉइन्स held by the public, notes and coins held by the public at particular point of time in the country, वो क्या बन जाएगा मेरा? मनी सप्लाई। कह सकता हूं मैं ये। सप्लाई का मतलब मैंने कहा क्या? स्टॉक। मनी सप्लाई, स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक का मतलब मैंने बताया क्या? एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या मैं कह सकता हूं मनी क्या होती है? मनी नोट्स एंड कॉइन्स ही होते हैं, है ना देव, है ना सौम्या? मनी क्या होती है? नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे देश के लोगों के पास कितने नोट्स एंड कॉइन्स हैं, दैट इज नोन एज द मनी सप्लाई। सौम्या समझ आ रहा है? जवाब दो। हाँ, मतलब इस वक्त उसकी जेब में कितने पैसे हैं। हाँ, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो जेब वर्ड नहीं हाँ। यूज करना चाहिए हमें।
ठीक है, तो मतलब हमारे पूरे देश में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पूरे देश में कितना 31 मार्च मनी है? 2020 को कितने नोट्स एंड कॉइन्स मिलाकर कितना पैसा रखा हुआ है, चाहे बैंक में रखा हुआ हो, चाहे एफडी कराई हुई हो बैंक में, चाहे सेविंग अकाउंट में हो, चाहे घर पर रखा हुआ हो, कहीं पर भी रखा हुआ हो, बट एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना नोट्स एंड कॉइन्स लोगों के पास है, राइट। और एक बात जनरली याद रखना, मैंने नोट्स में भी लिखी हुई है वैसे शायद, ठीक है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है बट पता होनी चाहिए। जब मैं लोगों की बात करता हूँ ना, तो इसके अंदर आरबीआई नहीं आता, राइट, इसके अंदर आरबीआई नहीं आता क्योंकि वो तो नोट बनाता ही है। ओके, आरबीआई गवर्नमेंट, आरबीआई है, गवर्नमेंट है, वो नहीं आती। तो अब हेडिंग डाल लो मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई की डेफिनेशन लिखो। यहाँ पर से भी कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, ये ऊपर वाला तो बेकार है, यहाँ पर से कुछ लिखना है अगर लिख लिया सारा। लिख लिया तो अब जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो, मनी सप्लाई के अंदर लिखो money supply refers to the total stock of money. Money supply refers to total stock of money that is currency notes and coins, that is currency notes and coins। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया, मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, हाँ दैट इज दिस। अच्छा, जो दैट इज लिखा हुआ है ना टोटल स्टॉक ऑफ मनी के बाद ब्रैकेट लगा दो, दैट इज करेंसी एंड नोट्स, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, फिर ब्रैकेट क्लोज, held by the public at particular point of time, in the country। ठीक है, नोट्स के अंदर मैंने बताया बहुत इलैबोरेट तरीके से चीजों को लिखा है, ठीक है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारे अब जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ना, उसके अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, राइट। मनी सप्लाई के अंदर हम कह सकते हैं कि उसके दो कंपोनेंट्स हैं। देखो, अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर हमारे पास जो पैसा है, बहुत सिंपल टर्म्स में मैं कह सकता हूँ दो तरह से होता है, या तो घर पे कैश रखा हुआ होता है या फिर बैंक में डिपॉजिट होता है ना, कह सकता हूँ मैं। हाँ। तो जो नोट्स एंड कॉइन्स रखे होते हैं वो होता है हमारा क्या, करेंसी कंपोनेंट, ठीक है, और जो बैंक में पैसा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, वो क्या होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट को अगर तुम सिंपली लिखना चाहो तो तुम ये कह सकते हो मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक repayable पर आपने कहा कि मनी, हाँ बोलो, हाँ मैंने यही बोला ना, मैंने कहा ना कि मनी पर सप्लाई आपने का कहा मतलब क्या है कि मनी हमारे, सप्लाई दिया है। आपकी आवाज में बहुत अटक रही है, एक बार फिर से बोलोगे। आपने कहा कि मनी सप्लाई में आरबीआई नहीं आएगा। मनी सब, हाँ तो मैंने आरबीआई कहाँ बोला, मैंने तो घर के पास वाले बैंक की बात करी है ना, नॉर्मल बैंक की, है ना। मैंने तो कहाँ बोला, मैंने यही तो बोला कि जनरली हमारे पास जो पैसा है वो कहाँ होता है, या तो हमारे घर पर कैश की फॉर्म में होता है या फिर हमारे बैंक में होता है, ठीक है। ये मैंने कौन सी, हमारे, मैंने आरबीआई की बात थोड़ी ना करी है, ये वो तो बैंक ऑफ बैंक है, आरबीआई तो क्या है, बैंक्स का पापा है, वो फादर ऑफ बैंक है, ये तो मैंने घर के पास वाले अच्छा, बैंक ये की बात करी हमारे है ना। उसका ही है। हाँ एग्जैक्टली, ओके। ठीक है। तो रीपेबल एट डिमांड का मतलब होता है वो पैसा जो हमने बैंक में डाला है और जब हम चाहें वो पैसा हमको मिल जाएगा, ठीक है।
ऑल्दो एक और भी चीज होती है टाइम डिपॉजिट, बट यहाँ ब्रॉडली हम बोलते हैं तो हम यही बोल देते हैं क्या, करेंसी कंपोनेंट और डिमांड डिपॉजिट। या फिर पता है क्या, इसको डिमांड डिपॉजिट मत करो, रुक जाओ, डिमांड डिपॉजिट करा ना तो टाइम डिपॉजिट भी लिखना पड़ेगा, इसको सिंपल लिख दो बैंक डिपॉजिट। मैंने नोट्स के अंदर भी यही करा हुआ है, इजी बनाने के लिए इसको सिंपली क्या कर दो, बैंक डिपॉजिट। तो हमारे पास जो पैसा या तो घर पर पड़ा होगा, डिमांड और टाइम, उसका मतलब मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। टाइम डिपॉजिट होता है एफडी कराई हुई है जो, एफडी में क्या वो होता है, सिलेबस में हमने है। क्या, हाँ वो भी है सिलेबस में, ठीक है। तो जो हमने एफडी कराई हुई है, एफडी कराई हुई है वो हमारी हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलेगी, दैट इज टाइम डिपॉजिट। और जो बैंक में पैसा डाला है कभी भी जाके निकाल लो, दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो अभी यहाँ पे सिर्फ लिख लो क्या, बैंक डिपॉजिट, यहाँ हो गया कैश, यहाँ पर एग्जांपल लिख लो क्या, अपना सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट जो हम सबका होता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ठीक है, ओके चलो। सो हमने कहा कि ये बैंक डिपॉजिट है। बैंक डिपॉजिट के अंदर भी हमने कह दिए क्या होते हैं, दो हो गए, एक हो गया हमारा टर्म डिपॉजिट और एक हो गया हमारा क्या, टाइम डिपॉजिट। तो इसके अंदर वो भी लिख लो, एक हो गया हमारा टाइम डिपॉजिट और एक हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट, राइट। डिमांड डिपॉजिट के अंदर आ गया हमारा एफडी, सॉरी टाइम डिपॉजिट के अंदर आ गया हमारा एफडी और यहां पर आ गया हमारा सेविंग्स बैंक अकाउंट। ठीक है, इसको बनाओ। बैंक डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट तो सेम हो। बैंक डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, देखो सौम्या नाम से देखो, पता है रटो मत चीजों को, अगर रटा ना तो फायदा नहीं है। अब एमसीक्यू आ रहे हैं 10 नंबर के, 10 नंबर तो वही ले जाएंगे अगर रट्टे रट्टे लगाए तो। बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या होगा, जो पैसा बैंक में है, ठीक है सौम्या। बैंक डिपॉजिट का क्या मतलब होगा, जो पैसा हाँ, बैंक में बैंक में है ना। अब बैंक में पैसा दो तरह से होता है, या तो वो पैसा होता है बैंक में जो हम गए और कभी भी निकाल लिया, जो हमारे बैंक अकाउंट में है ना, है ना। वो डिमांड डिपॉजिट होता है। वो होता है हमारा क्या, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। वो पैसा जो हम बैंक में गए, ठीक है, हमने कहा कि भाई हमें एफडी करानी है, एफडी सुना हुआ होगा ना, एफडी क्या होता है कि भाई 10 साल तक हम थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहेंगे और उसके बाद हमें पैसा मिल जाएगा, या फिर हम एक साथ पैसा डाल देंगे और 10 साल के बाद तक हम उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाएंगे, है ना, सुना होगा एफडी घर पे, हाँ, है ना। तो एफडी क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तुम अपना पैसा ब्लॉक कर देते हो एक बैंक में कि तुम नहीं निकालोगे, तो वो क्या कहलाता है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। ओके सौम्या, ओके ओके देव, ओके। राइट। सो टाइम डिपॉजिट के अंदर, डिमांड डिपॉजिट में तुम कह सकते हो कि इट इज द मनी डिपॉजिटेड इन द कमर्शियल बैंक, ठीक है, या फिर सिंपल बैंक लिख लो, कमर्शियल वर्ड का मतलब अभी तुम्हें पता नहीं होगा। मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक repayable at डिमांड, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, वो पैसा जो बैंक में डला हुआ है और तब मिल जाएगा जब हम चाहते हैं, राइट। और टाइम डिपॉजिट मतलब मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक repayable
only after certain period of time। ठीक है, समझ आई ये बात? इतनी बात समझ में आई? सौम्या, देव? यस सर। ये चार्ट बना लिया साथ साथ? हाँ। राइट। और ये जो टाइम डिपॉजिट लिखा हुआ है ना, कौन चला गया? ये देव कहाँ चला गया? ये देव ने मीटिंग छोड़ दी ना? हाँ। तो ठीक है सौम्या, तो ये टाइम डिपॉजिट का एक और नाम होता है क्या? इसका एक और नाम होता है टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट एक ही बात है, ठीक है? ऑल राइट। यस सर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्या कि भाई लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है और उसके किस तरह से दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट फॉर्म में कर लिया, अब हमारी कोई गलती नहीं होगी। अगली बार एक छोटा सा टॉपिक रह गया जो आज की क्लास में हो जाना चाहिए था, दैट इज सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, वो अब नेक्स्ट क्लास में M1 करेंगे। M2। हाँ, M1 M2 M3 M4। देव कहाँ चला गया था? कहाँ चले गए थे देव? हाँ देव। हाँ सर, वो नेट चला गया था। ओहो, चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमने आज क्या क्या कर लिया। आज हमने करा लीगल टेंडर मनी किया, उसके बाद हमने ऑप्शनल मनी करा। लीगल टेंडर मनी जिसको लेने से हम मना नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए सजा मिल जाएगी। ठीक है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। और अगर हम बात करते हैं किसकी, उसको हम फिएट मनी भी बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं उसकी प्लास्टिक मनी की, क्रेडिट कार्ड की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो उसके लिए हमारे पास क्या नाम है? फिड्यूशियरी मनी। और उसका एक और नाम है क्या? ऑप्शनल मनी, बिकॉज इट इज यूज्ड एज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट जो एक इशूअर कमांड करता है। फिर हमने मनी सप्लाई का मतलब करा। मनी सप्लाई का मतलब हमने क्या करा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक देश में कितना पैसा जमा हो रखा है, इसलिए हम इसको स्टॉक वेरिएबल भी बोलते हैं। राइट। फिर उसके बाद हमने कहा इसको हम दो तरह से पैसा हो सकता है एक कंट्री में, या तो घर पर कैश नोट्स एंड कॉइन्स रखे हो सकते हैं, या फिर बैंक में पैसा हो सकता है। बैंक में भी दो तरह से हो सकता है पैसा, या तो टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में, जहां पर कुछ टाइम तक पैसा ब्लॉक रहता है, कुछ टाइम के बाद ही वो आपको पैसा वापस करते हैं, उसको टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट हम कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा बैंक में हो सकता है पैसा इन बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, मतलब तुमने पैसा बैंक में रखा हुआ है, तुम्हें लगता है कि जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम जाके पैसा निकाल लोगे, ऑन रिक्वेस्ट तुमको कभी भी पैसा मिल जाएगा। राइट, तो ये हमने करा आज मनी सप्लाई के बारे में। ऑल राइट। तो हाँ, अब हमें अगला टॉपिक है हमारा क्या? सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कूल में कराया है M1 M2 M3 M4? बताओ भाई साहब, तुम लोग एक तो बताते नहीं हो यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग इससे बढ़िया करके देता रहता है यार तुमको। तुम चाह ही नहीं रहे हो पढ़ना लाइव में तो। नहीं कर रहा सर है। हाँ, तो मेरे को अच्छी एक बात बताओ, मैं कुछ पूछता हूँ तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इतनी सर अभी देर क्यों फिर लगा चला रहे हो? गया था। अरे यार, तो चलो, ये तो अभी चला गया था। पूरी क्लास के अंदर ही मैं जब जब बोलता हूँ तुम लोग बहुत देर में जवाब दे रहे हो।
आज की पता है हम क्लास में हमने कम से कम नहीं तो 20 मिनट वेस्ट करे हमने आज की क्लास में। ये पूरा आज की क्लास में खत्म करना था हमको। ये प्रॉपरली नोट्स इसलिए तो बनाता हूँ मैं कि क्लास का ऑब्जेक्टिव सेट करके कि ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। ठीक है, सो चलो कुछ नहीं होता, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप अपना सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई करेंगे। आप क्या कह रहे थे, हमने कराया या नहीं कराया ये? नहीं करवाया। कोई कराया ही नहीं? M1 M2 M3 M4 कुछ भी नहीं कराया? कमाल है। चलो ओके देन, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग इसको पढ़ोगे। जो नोट्स के अंदर पेज नंबर 2 होगा आई गेस, मतलब मेरे पास वो कॉपी नहीं है जो आपके पास रही है। पेज नंबर 2 होगा, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के ऊपर का पार्ट, वो सारा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के ऊपर का जो सारा पार्ट होगा वो पढ़ना है। ओके, एंड नेशनल इनकम साथ साथ पढ़ते रहना है। उसकी डाउट क्लास बस अब मैं रखूंगा। डाउट क्लास क्या मतलब, वो एक ओके। तरह से अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर की क्लास रखूंगा वो मैं, जिसके अंदर 5 क्लासेस स्टार्टिंग की जो है वो सारी उसके डाउट्स लूंगा आपके। ठीक है, ठीक है। ओके देव, बाय बाय सौम्या, टेक बाय केयर, बाय। बाय।